चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास साउंड का चैप्टर आता है कि डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव बन कैसे रही है। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं, ह्यूमन फ्रिक्वेंसी क्या है, हम कितनी साउंड के सुन सकते हैं, हमसे ऊपर कितना साउंड के हेड्स हैं, फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है। हमारे पास जब बात होती है कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, अभी तो आपको माइक के थ्रू आवाज आ रही है, लेकिन जो आपके स्पीकर से आपके कानों तक आवाज आ रही है वो कैसे आ रही है। बेसिकली हो क्या रहा है, ऑन ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल हमारे जो स्पीकर्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, बड़े स्पीकर ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेशन होती है तो हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो अगर मैं स्पीकर अपना ऑफ रखूँ अभी फिलहाल, मेरा समझो ये वाला स्पीकर जो कि ऑफ है अभी, ठीक है, तो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, अरेंज्ड है। अरेंज से मुराद वैसे तो आप लोगों को गैसेस का आइडिया होगा कि कैसे होता है, लेकिन जैसे ही मैं वाइब्रेशन करता हूँ ना, जैसे ही मैं वाइब्रेशन करता हूँ, समझो अब जैसे ये मेरा इसकी प्लेट है जो कि वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेट कैसे करेगी, ऐसे आगे जाएगी और बैकवर्ड जाएगी। सही कह रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ये वाइब्रेट करेगी उसी सूरत में हमारी जो साउंड कैसे आएगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास हवा में, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके लिहाज से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। जब ये आगे जाएगी तो एयर मॉलिक्यूल्स आगे पुश होंगे, जब ये बैकवर्ड जाएगी तो एयर मॉलिक्यूल्स बैकवर्ड्स पुश होंगे, जिसकी वजह से ना हमारे पास कुछ एरियाज बनेंगे। एक एरिया बनेगा देखो जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हैं, ठीक है, करीब करीब है, देखो ये सारे करीब करीब हैं। और जो ये ब्लैक वाली जगह यहाँ पे सारे दूर दूर है। ठीक है। आपको एक बात बताता चलूं कि बताओ जिसमें हमारे पास कंप्रेशन आ रही हो और एक जगह रेयरफेक्शन आ रही हो, उसे कौन सी वेव कहते हैं। वो हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। तो साउंड इज वन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमारे ओ लेवल्स के सिलेबस में सबसे बड़ी जो वेव जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है वो साउंड है। ठीक है। क्यों, देखो साउंड वेव ट्रेवल कैसे हो रही है, वो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रही है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं और फिर खुलते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर खुलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास पार्टिकल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड। अगर आपको याद हो लॉन्गिट्यूडनल की, मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो भी क्या थी, कि भाई जो एनर्जी वाइब्रेशन है, जो एनर्जी ट्रेवल है, वो वाइब्रेशन के पैरेलल है। यानी अगर देखो मेरी वाइब्रेशन ऐसे आगे पीछे हो रही है तो एनर्जी भी मेरी आगे पीछे जा रही है। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के हवाले से, कंपेयर टू ट्रांसवर्स वेव जिसमें हमारी जो सोर्स थी वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी और एनर्जी आगे जा रही थी। ठीक है। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि वाइब्रेशन ऑफ सोर्सेस कॉजेस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। सेम डायरेक्शन में हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वाइब्रेट करेंगे। दीज वाइब्रेशन आर ट्रांसफर्ड टू नेबरिंग पार्टिकल। ठीक है, समझो ये वाला मॉलिक्यूल, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एग्जांपल लूं, बस इस छोटे वाले मॉलिक्यूल को, ये आगे गया तो ये इससे टकराएगा और ये फिर आगे जाएगा, फिर ये इससे टकराएगा तो ये आगे जाएगा। ठीक है। एक टाइम पे ये सारे मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, फिर दूर दूर हो जाएंगे, फिर ये बैकवर्ड जाएंगे और आगे जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से कि जब मैं इसे देखता हूँ तो एक एरिया आता है मेरे पास कॉम्प्रेशन का, एक एरिया आता है मेरे पास रेयरफेक्शन का। देखो इसमें मॉलिक्यूल, एक तरफ मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, एक तरफ मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं। ठीक है। नाम क्या है, कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है। उसके बाद याद रखना कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, याद रखने की चीज है। उसके अलावा अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास अभी जो हमने देखा साउंड वेव ट्रेवल कैसे हो रही है, एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रही है। कैसे कैसे ट्रेवल हो रही है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रही है। अगर एयर के पार्टिकल्स ही ना हो तो साउंड ट्रेवल होगा, नहीं भाई, साउंड ट्रेवल नहीं होगा। ठीक है। तो हमें इससे एक बात पता चलती है कि भाई साउंड जो है ना, उसे एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अगर हमारे पास मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, जिसकी वजह से मुझे एक बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको। हमारा जो स्पेस है ना, स्पेस के अंदर कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। पता है, जब मैं आपको अभी सोलर का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको सन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। सन में हर वक्त न्यूक्लियर वो हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। इतनी आवाज आए कि अगर स्पेस में, स्पेस पूरा वैक्यूम है, ठीक है, स्पेस में पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स नहीं है एयर के, जिसकी वजह से हमें वो आवाजें आती ही नहीं है। अगर हमें वो आवाजें आए ना तो हर वक्त धमाकों की आवाजें आ रही होंगी, हमें साउंड प्रूफ घर बनाने पड़ेंगे अपने। ठीक है। तो स्पेस में कॉन्स्टेंटली बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स टकरा रहे हैं, प्लैनेट्स टकरा रहे हैं। ठीक है। और सन में एक्सप्लोजन हो रही हैं इतनी बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल बहुत ज्यादा होता अगर स्पेस में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है। एक हमारे पास बहुत बड़ी जो प्रूफ है वो है कि अगर कोई बोले कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, क्या चाहिए साउंड को मीडियम या नहीं चाहिए, तो आप बोलोगे बिल्कुल चाहिए। अगर नहीं चाहिए होता तो स्पेस से हमें कॉन्स्टेंटली धमाकों की आवाजें आ रही होती। ठीक है। उसके बाद हमारे सिलेबस में, ये आईजीसीएसई के सिलेबस में मेनली है कि एक एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे हमें पता चले कि भाई साउंड जो है वो ट्रैवल करता है वैक्यूम में, नहीं करता।
तो उसमें ये सीन है भाई, हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का सेटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पंज की लेयर होती है। ठीक है, स्पंज की लेयर होती है, और दो तारे होते हैं जो बैटरी से अंदर आ रही होती हैं। यहाँ पे एक बेल लगाई होती है हमने। ठीक है, उसके ऊपर एक ग्लास लगाते हैं और ये एयर टाइट कर देते हैं। ठीक है, ताकि इससे कोई एयर एस्केप ना कर सके। फिर हम ना बेल को चलाते हैं। जब बेल को चलाते हैं, हमें शुरू शुरू में बहुत आवाजें आती हैं। हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जब वैक्यूम पंप को स्टार्ट करते हैं तो वैक्यूम क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल्स को अंदर लेना शुरू कर देता है, सक आउट करना शुरू कर देता है। तो एक टाइम पे अंदर पूरा वैक्यूम बन जाता है जिसमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो बताऊं क्या होगा, जैसे ही हम बेल स्टार्ट करेंगे और वैक्यूम स्टार्ट करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता बेल की आवाज खत्म हो जाएगी, हमें बेल की आवाज आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता क्या चलता है कि साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम द बेल व्हेन एयर इज इन द जार। ठीक है, वंस देयर इज नो एयर, नो साउंड कैन बी हर्ड। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम बताते हैं कि भाई साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज। आपको यह बात याद रखनी है, हमारे सिलेबस में है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की दरमियान जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सुनाई देती हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई देती हैं। ठीक है, और याद रखना 20,000 हर्ट्ज का वर्ड अक्सर आपके पास 20 किलो हर्ट्ज के नाम से आता है। ठीक है, 1 हर्ट्ज नहीं, 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1,000 हर्ट्ज, याद रखना। ठीक है, 1,000 हर्ट्ज, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आपको आ सकता है कि आपको एग्जामिनर बोले 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हेल्दी ह्यूमन ईयर सुन सकता है। जब आहिस्ता आहिस्ता बंदा बूढ़ा होना शुरू करता है ना, तो उसकी ये वाली रेंज खराब होना शुरू हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता 19,000 सुनना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर वो 18,000 पे आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। जब बंदा बूढ़ा होता है, उसकी एयर को मतलब उसकी आवाज कम, वो सुनना कम शुरू करता है ना वो, तो उसकी जो अपर रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारे पास जो अक्सर डॉग्स वगैरह होते हैं, डॉग्स और कैट्स जो हम कहते हैं ना, इनके इनके कान बहुत तेज हैं। उसका मतलब ये है कि भाई वो ना 20,000 से ऊपर की फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं, ये हमारे सिलेबस में हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो 20,000 से ऊपर हैं, बस इसकी कोई रेंज नहीं है। ये याद रखना कि अबव 20,000 है, एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, इसके मैं एमसीक्यूज कर चुका हूँ पहले भी बहुत सारे। देखो, अब हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स के कुछ यूजेस हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इसका पहला यूज है मेडिकल स्कैनिंग में। ठीक है, मेडिकल स्कैनिंग में जब हमारे पास कोई अनबॉर्न बेबी होता है, तो हम उसकी स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, जो मदर के वूम में होता है, तो हम उसकी स्कैनिंग कैसे करते हैं, उसकी एक पिक्चर आती है ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, वो कैसे निकलती है, वो अल्ट्रासाउंड वेव के थ्रू निकलती है। आपको ये सब याद नहीं, नेट चला गया, नेट आ रहा है मेरा, ओके परफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये सब आपको याद नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई हमारे पास ये ऑर्गन है कोई, ये ऑर्गन है मेरे पास, ऑर्गन। ठीक है, और ये है अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर, अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर। होता क्या है कि भाई ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर जो है ना, ये वेव को आगे भेजता है। ठीक है, और जैसे ही वो किसी ऑर्गन से टकराती है, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इससे हमारे पास एक इमेज बनती है या हमें पता चलता है कि हमारी वेव कितना आगे जा रही है। ठीक है, आपको एग्जामिनर आपको बहुत सारी टर्म्स यूज करेगा इसके लिए। मेडिकल स्कैनिंग की टर्म यूज कर सकता है वो। ठीक है, ये टर्म्स लाजमी याद करनी है जो मैंने लिखी हुई है। ठीक है, जो मैंने खुद लिखी है। मेडिकल स्कैनिंग की टर्म यूज कर सकता है, वो यूज कर सकता है यूज्ड टू स्कैन अनबॉर्न बेबीज, ये भी कर सकता है। वो यूज कर सकता है फॉर प्रेगनेंसीज, ये भी वर्ड यूज कर सकता है। ये तीनों वर्ड्स यूज कर सकता है, आपको ये की वर्ड्स याद रखना है। ठीक है, सेकेंड यूज हमारा क्या है, सेकेंड यूज हमारा है ज्वेलरी क्लीनिंग। जो हमारे पास अक्सर अम्माओं के पास वो होते हैं ना, बहुत पतली पतली जो वो होती हैं गोल्ड की चेन्स वगैरह होती हैं, उसकी ना बहुत डेप्थ में समझो एक चेन ऐसे है। ठीक है, ऐसे चेन्स है मेरे पास। ठीक है, एक सेकंड में से बना देता हूँ। ये मेरे पास चेन्स हैं। अब ये चेन्स बहुत पतली पतली भी होती हैं कुछ, तो उनको एटॉमिक लेवल पर मुझे यहाँ पे कचरा साफ करना है। ये वाला कचरा साफ करना मैं कैसे करूँ, हाथ से तो साफ नहीं कर सकता, ना ही मेरा कोई ब्रश का वो पहुंचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक यूज करता हूँ क्लीनर, जिसके अंदर यहाँ मेरे पास क्लीनिंग फ्लूइड होता है, ये मेरा क्लीनिंग फ्लूइड होता है। इसके अंदर मैं अपनी ज्वेलरी गिरा देता हूँ। ठीक है, जो भी मेरी ज्वेलरीज होती हैं उसे गिरा देता हूँ। जब मैं इसे चलाता हूँ ना, तो इसके अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी होती हैं, जिसकी वजह से मेरी ज्वेलरी क्लीन हो जाती है। ठीक है, इसका एक और यूज है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो मैं थोड़ा सा आगे जाके दोबारा आऊंगा उस पर।
ठीक है, ये दो यूजेस आपको याद रखना है, ज्वेलरी क्लीनिंग का यूज और उसके अलावा ये मेडिकल स्कैनिंग का यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात याद रखना कि मेडिकल स्कैनिंग जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें एक्सरे नहीं आता। ठीक है, एक्सरे एक अलग वेव है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, एग्जामिनर हमेशा ये, अगर कोई भी क्वेश्चन देगा ना अल्ट्रासाउंड वेव के लिहाज से, उसमें एक्सरे और गामा रे लाजमी देगा। ठीक है, क्योंकि वो एमसीक्यू बना रहा है। उसे पता है कि अगर बच्चे को वो बोलेगा कि बताओ भाई मेडिकल स्कैनिंग के लिए कौन सी यूज होती है, ठीक है, या फिर बोलेगा प्रेगनेंसीज के लिए कौन सी वेव यूज होती है। अब बच्चे उसको क्या ऑप्शन देगा, अल्ट्रासाउंड वेव देगा, एक्सरे वेव देगा, गामा वेव देगा। अब बच्चा बोलेगा भाई एक्सरे, हम तो जाके एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे से वेव होती है मतलब एक्सरे होगा। नहीं भाई, टर्म्स याद रखनी है आपने कि ये अनबॉर्न बेबीज के लिए यूज हो रही है। ठीक है, एक्सरे एक अलग टर्म है जिसे हम बाद में और देखेंगे। चैट या माहिन, सॉरी मैंने देखा नहीं तुम्हारा आंसर। यस, ये भी यूज करता है। आगे फर्दर बढ़ते हैं। हमारे पास लाउडनेस ऑफ अ साउंड कैसे पता चलती है भाई, हमें कैसे पता चलता है कोई आवाज बहुत तेज है या कोई आवाज बहुत हल्की है। ठीक है, मैं भी अचानक चीखूं और फिर मेरी आवाज बिल्कुल हल्की हो जाए, मेरी जो साउंड की वेव है ना उसमें फर्क आता है। फर्क क्या आता है, समझो अगर मैं चीख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं चीख रहा हूँ तो मेरी साउंड का जो एम्पलीट्यूड है ना, आपको एम्पलीट्यूड पता है, ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द मेन पोजिशन ऑफ अ वेव, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड होती है। अगर मेरी मैं अपनी आवाज बहुत बढ़ा के बात करता हूँ तो मेरी वेव बहुत बड़ी आएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। मेरी वेव का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होगा, ये एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। और जैसे ही मेरी आवाज हल्की हो जाएगी, जैसे मैं लाउड हल्का बोलूंगा, तो मेरा एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो साउंड ऑफ अ वॉल्यूम डिपेंड करते हैं एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, जितना मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा मेरी लाउडनेस बढ़ेगी, मेरी आवाज वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, दो बातें मिक्स नहीं करना, ये दोनों बातें बहुत सारे बच्चे मिक्स करते हैं, जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा पिच का और लाउडनेस ऑफ अ साउंड का। वॉल्यूम अलग चीज है और पिच अलग चीज है। ठीक है, अभी मैं वॉल्यूम के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि मेरी आवाज बढ़ रही है या कम हो रही है। तो उसके लिए मैं लाउडनेस के लिए क्या देख रहा हूँ, वेव में एम्पलीट्यूड देख रहा हूँ वेव का। ठीक है, अगर मेरा एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है तो मतलब मेरी आवाज की, मेरा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर मेरी एम्पलीट्यूड कम है तो मतलब मेरा वॉल्यूम बहुत कम है। फर्दर बढ़ते हैं पिच पे। पिच क्या चीज है भाई, बेसिकली समझो, हायर पिच साउंड हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं अब आपसे बात करूं, हेलो हेलो, हेलो हेलो, मेरी मेरी आवाज में डिफरेंस है। जब मैं बोलूं हेलो हेलो, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। ठीक है, यानी मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ये बड़ी सी फ्रीक्वेंसी है, जब मेरी आवाज बहुत हैवी है ना, ओ हेलो हेलो हेलो, तो मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। आपको पता है जो हमारे पास मेल्स की फ्रीक्वेंसी, जो मेल्स की पिच होती है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स की आवाज थोड़ी हायर पिच्ड होती है। ठीक है, वो वजह क्या है उसकी, कि भाई उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड फ्रीक्वेंसी है, वो थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वेव का, वो था v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा, लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, और एफ क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इसको एफ को सब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, एफ को सब्जेक्ट बनाऊं, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। तो मतलब इसका क्या है भाई, यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है जो कि है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना तो मेरी वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब क्या है कि जब मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो मेरी वेवलेंथ कम होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, फर्दर बढ़ते हैं। आपका क्या फर्क आया, अगर लाउडनेस पे बात हो रही है तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगी, लाउडनेस डिपेंड करेगी आपके एम्पलीट्यूड पे, और पिच ऑफ द साउंड किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फर्दर बढ़ते हैं। एको, एको क्या चीज है भाई, एको ये है कि हमारी जो साउंड वापस पलट के आता है। ठीक है, साउंड गया और वापस पलट के आया। आप सबने एको का एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी, कहीं नए नए घर में जाओ और या बड़ी जगह पे जाओ जो सराउंडेड, जहाँ पे वॉल्स वगैरह हो, आप वहां पे कुछ बोलोगे तो आपकी आवाज पलट के आती है। एक कभी एक्सपेरिमेंट करना, किसी नए घर वगैरह जाओ ना, तो वहां पे किसी रूम में कुछ बोल के देखना, ठीक है, आपकी आवाज बहुत पलट के आएगी, आपको एको बहुत ज्यादा होगा। जैसे ही उस रूम में फर्नीचर आ जाएगा ना, आपका बेड आ गया, सोफा आ गया, डिफरेंट चीजें आ गई, तो आप देखना एको कम हो जाएगा। वजह क्या है भाई, जो जो एको होता है ना हमारा साउंड एको, वो होता है हार्ड एंड फ्लैट सरफेसेस के थ्रू। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एक रूम है जिसमें सिर्फ वॉल्स हैं, सारी वॉल्स बहुत हार्ड, और उनकी सपोज करो उनकी सरफेस बहुत पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, तो क्या होगा, मैं जो बोलूंगा मेरी आवाज वापस पलट के आ जाएगी। ठीक है, वापस पलट के आवाज आएगी। क्या होगा,
और जब मैं एक बार सामान रख दूंगा, यहाँ पे सामान रख दिया मैंने, बेड रख दिया, सोफा रख दिया, तो क्या होगा, मेरी आवाज एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि लाउड जो हार्ड एंड फ्लैट सरफेसेस है ना, उससे साउंड रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन सॉफ्ट और इररेगुलर सरफेसेस यूजुअली साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से एको कम होता है। ठीक है, फर्दर बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये है कि भाई पहले तो देखो एको क्या चीज है। एको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन से कुछ याद आता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी हाँ, जब भी रिफ्लेक्शन की बात होगी ना, तो हर जगह ये चीज इस्तेमाल होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो रिफ्लेक्शन किसी भी वेव की हो, वो साउंड वेव की हो, वाटर वेव की हो, लाइट वेव की हो, ये वाला जरूर, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, जरूर इस्तेमाल होगा कि आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो हम ये चीज देखते हैं कि ये चीज ना साउंड वेव में भी दिखती है हमें। उसका एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई सपोज करो मैंने ना एक स्पीकर लगाया एक कोने पे, और उससे एक कार्डबोर्ड लगा दिया, एक कार्डबोर्ड लगा दिया। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लगा दिया। अब मैंने क्या किया, बीच में एक दीवार है बहुत बड़ी। ठीक है, बीच में एक दीवार है, बस थोड़ी सी जगह खाली है बीच में। ठीक है, और फिर मैंने एक और बोर्ड लगा दिया, एक कार्डबोर्ड का ट्यूब इधर भी लगा दी। ठीक है, और मैंने यहाँ अपना कान लगा लिया, कान लगा के बैठ गया। अब ना मैं एक चीज करूंगा, मैं यहाँ से स्पीकर चलाऊंगा। जैसे स्पीकर चलेगा ना, स्पीकर की वॉल्यूम आएगा ऐसे 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 करके, और यहाँ टकराएगा। यहाँ पे ना बेसिकली ये मेरा नॉर्मल होगा, ये मेरा नॉर्मल होगा, है ना। और यहाँ पे सेम टू सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। देखो, सपोज करो मेरे पास एंगल ऑफ, आप सबको मैं एक बार रिविजन करा देता हूँ इस चीज का। देखो, ये मेरे पास अगर एक सरफेस है, ठीक है, और ये मेरे पास एक आती है वेव, ये मेरे पास वेव आई। जैसे ही वेव टकराएगी ना इस सरफेस पे, तो मैं सरफेस पे नॉर्मल बनाऊंगा। नॉर्मल, ये नॉर्मल मेरा बनता है। ठीक है, नॉर्मल बना। और यहाँ पे जो एंगल होता है नॉर्मल और वेव के दरमियान, जो एंगल बनता है, उसे मैं कहता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब सपोज करो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है आई इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, 20 आ रहा है। तो अब क्या होगा, जो मेरी वेव रिफ्लेक्ट करेगी ना, वापस जाएगी, तो वो वापस भी 20 के एंगल से ही जाएगी। मतलब कि नॉर्मल और वेव के दरमियान दोबारा 20 का एंगल बनेगा। इसे मैं आई कहता हूँ। जो आने वाली वेव और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है, उसे मैं कहता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो जाने वाली वेव और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है, उसे मैं कहता हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास ना साउंड आया ऐसे करके, ये ट्रेवल करते 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 यहाँ पहुंचा। जैसे वो यहाँ पहुंचा, यहाँ एक नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा। यहाँ पे एंगल जो बनेगा, उसी एंगल से साउंड रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे वापस चला जाएगा। अब मैं ना एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट ये करता हूँ, मैंने ना यहाँ जो ट्यूब है, इस ट्यूब को अलग अलग एंगल्स पे लगाऊं। कभी मैं इस ट्यूब को ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है, सॉरी, इस ट्यूब को मैंने ऐसे रखा। ठीक है, और फिर यहाँ कान लगाया। फिर मैंने इस ट्यूब को ऐसे रखा, और यहाँ कान लगाया। डिफरेंट जगह पे ट्यूब को आगे पीछे करता रहा। तभी मैं ट्यूब को आगे लेके गया, फिर पीछे लेके आया। मुझे एक जगह मिलेगी जहां पे मुझे आवाज बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, समझो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे आवाज लो मिल रही है। ठीक है, जब मैंने अपनी ट्यूब यहाँ रखी, तो यहाँ भी लो आ रही है। बिल्कुल इस स्पेसिफिक एंगल पे मुझे आवाज लाउड आ रही है। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरी सारी की सारी साउंड वेव इस तरफ आ रही है, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या था, echo reflected sound is heard through a cardboard tube on the right. Sound is heard loudest where angle I is equals to angle R. This shows that sound also obeys the law of reflection. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। ये तो इतना याद ना करो, इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद कर लो कि साउंड की जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ जो साउंड है, हवा में साउंड सबसे लो ट्रेवल करता है। ये बात जरूर याद कर लो कि भाई हमारे पास लो, चलो ऐसे कर लेता हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, समवेयर इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, याद रखना कि हवा में साउंड की जो स्पीड है वो सबसे कम है। ठीक है, और सॉलिड्स के अंदर साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब इससे एग्जामिनर आपको बताऊं क्वेश्चन कैसे देता है। एग्जामिनर बोलेगा स्पीड ऑफ साउंड की आप वो बताएं कि सबसे ज्यादा किस में और सबसे कम किस में। और आपको कुछ इस तरीके ऑप्शन देगा, एयर, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड, ठीक है, फिर वो देगा लिक्विड, एयर,
और सॉलिड। तो आपको याद रखना है कि भाई सबसे कम स्पीड साउंड की एयर में है और सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड सॉलिड में है। ठीक है, लिक्विड में समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आता है। ठीक है। अच्छा गाइज, आज की क्लास में थोड़ी सी शॉर्ट होगी because someone in our family recently passed away 1 hour ago. ठीक है, तो I have to go there. Okay, moving on. एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या है? हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे सिलेबस में, दोनों आपको पता होने चाहिए। है क्या कि हमारे पास ना एक बच्चा खड़ा होता है या एक लड़का खड़ा होता है इस तरफ एक साइड पे, और थोड़े से डिस्टेंस पे, अच्छा खासे डिस्टेंस पे एक्चुअली, सपोज करो 50 मीटर 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे एक दूसरा बंदा खड़ा होता है। ठीक है, एक बंदे के हाथ में होती है फ्लेयर गन। फ्लेयर गन सबको पता है क्या होती है? भाई फ्लेयर गन पता है आप लोगों को क्या होती है? फ्लेयर गन इज बेसिकली एक छोटी सी गन होती है जिसमें ना आप एक चीज फेंकते हो, जिसका नाम फ्लेयर होता है, वो लाइट प्रोड्यूस करती है। जब ऊपर जाती है ना तो मुझे एक लाइट की रे दिखती है। सपोज करो ऐसे जा रही है तो मुझे ना यहाँ पे खड़े होके वो लाइट दिखेगी, यहाँ से लाइट दिखेगी मुझे। ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जैसे ही मैं ना ये फ्लेयर गन शूट करता हूँ, इसे मैं कहता हूँ पर्सन 1, ए कहता हूँ, इसे ए कहता हूँ, और इसे बी कहता हूँ। जैसे ही ए फ्लेयर गन शूट करता है तो बी को उसकी वो दिखती है। जैसी वो दिखती है बी अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर देता है। ठीक है। थोड़े से सेकंड्स बाद या कुछ मिली सेकंड्स बाद बी को ना साउंड की भी आवाज आती है। अब एक बात सुनो बहुत गौर से। लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड है 3.0 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, लाइट 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। और साउंड, साउंड की स्पीड क्या है? साउंड की स्पीड है 330 मीटर्स पर सेकेंड। मुझे बताओ कि मुझे लाइट पहले दिखेगी या मेरे पास पहले लाइट वेव आएगी या साउंड वेव आएगी? ऑब्वियसली लाइट वेव आएगी भाई, लाइट वेव कितना जल्दी ट्रेवल कर रही है। ठीक है। तो जैसे ही फ्लेयर गन शूट होगी ना मुझे लाइट फौरन दिख जाएगी, मुझे लाइट देखेगी और मैं अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा। ठीक है। थोड़े से टाइम बाद मेरे पास कुछ मिली सेकेंड बाद, कुछ सेकंड्स बाद मुझे साउंड भी आएगा उसका। ठीक है, जैसे ही मुझे साउंड आएगा मैं अपनी स्टॉप वॉच ऑफ कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी स्टॉप वॉच क्या कर दूंगा? ऑफ कर दूंगा। ठीक है, मुझे क्या मिल गया? मुझे टाइम मिल गया साउंड का। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने सिंपली स्पीड का फॉर्मूला लगाया। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, ये सब करने से पहले मैंने इनके बीच का डिस्टेंस भी मेजर कर लिया। डिस्टेंस किससे मेजर होगा? टेप मेजर से मेजर कर लूंगा मैं। ठीक है, सपोज कर लो मेरे डिस्टेंस आ गया 50 मीटर्स का, 50 मीटर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैंने क्या किया? सिंपली फॉर्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जैसे ही डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगा मुझे साउंड की स्पीड मिल जाएगी। अच्छा, अब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि चलो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, अब बताओ कि इसको बेटर कैसे कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी ज्यादा कैसे कर सकते हैं। जब भी आपसे एग्जामिनर पूछता है ना किसी भी एक्सपेरिमेंट को की एक्यूरेसी बढ़ानी, क्या किया जाए? आप अंधा अंधे होके लिख दो कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट, आंखें बंद करके लिख दो कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड टेक एवरेज। सपोज करो मैंने एक बार ये किया, मेरा आंसर आता है पहले बार जब मैंने टाइम नोट किया मेरा टाइम आ रहा है 0.15। दूसरी बार मैंने टाइम नोट किया मेरे पास टाइम आता है 0.14। तीसरी बार टाइम नोट किया वो आता है 0.16। मैंने इन सब का एवरेज लिया और फिर मैंने साउंड की वैल्यू निकाली तो मेरे पास सबसे एक्यूरेट वैल्यू आएगी। अब एक बात याद रखना, जो ये वाला मेथड है ना, जो ये वाला मेथड है, दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट वेरी मच, इतना एक्यूरेट नहीं है। वजह क्या है भाई? वजह यह है कि हमारा रिएक्शन टाइम हर किसी का डिफरेंट होता है। ठीक है, आप एक F1 फॉर्मूला वाले को उठा लो, उसका रिएक्शन टाइम मुझसे कंपेयर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, 10 टाइम ज्यादा होगा, 20 टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, और किसी का टाइम बहुत कम होगा। तो इस वजह क्या है कि परसेंटेज एरर जो होता है ना, जो टाइम है, सपोज करो एक्चुअल टाइम आता है 0.15। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा वो भी करूंगा, अपना रिएक्शन करूंगा। ठीक है, मेरा रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड्स का है। अगर मैं 0.2 सेकंड्स तो मेरा रिएक्शन टाइम है, तो मेरा एक्चुअल मैं टाइम कितना नोट करूंगा? मैं टाइम नोट करूंगा 0.13 सेकंड्स, जो कि बिल्कुल इनएक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट एज एक्यूरेट। ठीक है, सही है, मुझे एक ऑलमोस्ट सही वैल्यू मिल जाएगी लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सही वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है कि भाई अगेन दो बंदे खड़े होते हैं। ठीक है, एक बंदा, दोनों के पास कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं ये लोग। ठीक है, एक बंदे ने दोनों हाथों से ब्रिक्स पकड़ी,
ठीक है, ब्रेक पकड़ी या क्लैप किया, दोनों काम चलेगा। ठीक है, सपोज करो उसने ब्रेक पकड़ी दोनों हाथों से, और एक सेकंड, इसके हाथ मैंने ऐसे क्यों बनाया है, वेट, इसके हाथ अच्छे बनाने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है। इसने क्या किया, इसने ब्रिक्स को ना टकराया यानी बैंग किया, या फिर वो क्लैप भी कर सकता है, दोनों काम चलते हैं। ठीक है, मर्जी है उसकी। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ना क्या होगा कि साउंड की वेव जैसे ये दोनों टकराएंगे, तो साउंड की वेव क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करके वो इस दीवार को टकराएगी। जैसे ही दीवार से टकराएगी वो वापस आएगी। ठीक है, वापस आएगी। दिस इज नोन एज इको, एको। ठीक है, साउंड एको होगा, यानी साउंड गया, टकराया और वापस आ गया। ठीक है, दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा है वो क्या करेगा, वो टाइम नोट करेगा, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। पहले पर्सन ए जो है, मैं से पर्सन ए कहता हूँ, इस वाले को ए कहता हूँ, और इस वाले को बी कहता हूँ। पर्सन ए ना, पर्सन ए ने सपोज करो ब्रिक्स को बैंग किया। ठीक है, जैसे ही ब्रिक्स बैंग हुई और वो टकराई, जो साउंड वेव थी वो टकराई और वापस आई। जैसे ही इस पर्सन ए को साउंड वेव की आवाज वापस आई, यानी एको वापस आई, उसने दोबारा ब्रिक्स को क्या किया, बैंग किया। ठीक है, सपोज करो मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, देखो। हाँ, मिल लग गया। देखो मेरे पास, देखो मैंने क्या किया, मैंने ना क्लैप किया, जैसे ही क्लैप किया साउंड वेव गई और फिर वो वापस आई। जैसे ही मुझे एको की आवाज आती है मैं दोबारा क्लैप कर देता हूँ। ठीक है, फिर साउंड वेव आई, फिर दोबारा आई, फिर मैंने क्लैप किया। तो एक टाइम पे क्या होगा कि साउंड वेव जा रही है, और जैसे ही वो वापस आती है मैंने दोबारा ब्रिक्स को साथ वो कर दिया। ठीक है, बैंग कर दिया। अब मैंने नोट कर लिया कि मैंने टोटल 20 टाइम्स मैंने ब्रिक को बैंग किया। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही मैंने पहली बार बैंग किया था ना, जो स्टॉप वॉच वाला बंदा है उसने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी। ठीक है, उसने क्या किया, अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी। ठीक है, अब मैं बैंक्स करता रहा रिदम के हिसाब से, कभी आवाज गई वापस आई, मैंने दोबारा बैंक किया, फिर आवाज गई, फिर आई, फिर बैंक किया। ठीक है, मैं क्लैप करता रहा या ब्रिक्स को साथ में टकराता रहा, मुझे एक रिदम के साथ मैंने करता रहा। मैंने 20 टाइम समझ लो, मैंने ब्रिक्स को वो किया, आपस में टकराया। और मैंने जो पीछे पर्सन बी था, उसने क्या किया, उसने टोटल टाइम नोट कर लिया। ठीक है भाई, मुझे 20 टाइम्स ब्रेक्स को बैंग करने में 6 सेकेंड्स लगे, सपोज करो। ठीक है, अच्छा दीज वैल्यूज ये मैंने आपको समझाने के लिए ली हैं, हर बार डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं इसकी। ठीक है, अगर आप एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम में ऐसे इसका क्वेश्चन आता नहीं है यूजुअली, पेपर 4 में आ सकता है, तो आपको लिखना है नोन टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नोन नंबर ऑफ टाइम्स। इसका जब भी आपको टर्म यूज करनी हो ना, कि भाई मुझे कोई ऐसी टर्म यूज करनी है जैसे मुझे वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी कि भाई मैंने 10 बार किया, 20 बार किया, तो मैं बोलता हूँ known numbers of time, known number of time। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 20 टाइम्स टोटल ब्रिक्स को बैंग किया। द अदर पर्सन मेजर्स द टोटल टाइम फॉर द ब्रिक्स टू बी बैंग्ड 20 टाइम्स, और मुझे उसका टोटल टाइम मिला 6 सेकेंड्स का। ठीक है, जैसे ही मैंने आखिरी बैंग किया तो जो पर्सन भी था उसने अपनी स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस मुझे नोन होना चाहिए, जो दोनों में डिस्टेंस है ना टोटल, वो मुझे नोन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, एक छोटा सा एरर है। वो क्या है कि भाई पर्सन ए और पर्सन बी को बिल्कुल बराबर बराबर खड़ा होना चाहिए, दूर दूर खड़े ना हो, क्योंकि दोनों की फिर अलग वो आएगी। और डिस्टेंस मैं लूंगा पर्सन ए से वॉल तक का। ठीक है, पर्सन ए से वॉल तक का मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं इसे, वरना थोड़ा मसला हो जाएगा। यहाँ से मैं ये वाला डिस्टेंस लूंगा। ठीक है, अब मैंने डिस्टेंस नोट कर लिया, और सपोज करो दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर। ठीक है, सपोज कर लो, मैंने मैंने टेप मेजर से डिस्टेंस मेजर कर लिया मैंने। ठीक है, जब मैंने मेजर कर लिया, अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपली स्पीड का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला लगाया, जो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने क्या किया, 6 सेकेंड्स था। अच्छा, सॉरी माय बैड। देखो, अब मैंने ना पहले एक चीज, देखो पहले एक चीज, सॉरी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया। देखो हमारे पास एक चीज बड़ी समझनी है, फिर साउंड वेव है ना पहले जाएगी, ठीक है, और फिर वो वापस आ रही है। क्या हो रहा है, पहले वो जा रही है, फिर वो वापस आ रही है। तो मेरे पास साउंड गया, फिर वापस आया। मेरे पास एको भी है इसमें। ठीक है, मुझे एको हटाना है। मेरे पास साउंड 2 बार ट्रेवल कर रहा है, पहले वो 50 मीटर आगे जाता है। ठीक है, 50 मीटर आगे जाता है, और फिर वो 50 मीटर वापस आता है। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो 100 मीटर्स का है। ठीक है, और जो मैंने स्टॉप वॉच से काउंट किया है वो 6 सेकेंड्स का काउंट किया है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं 6 सेकेंड्स को तोड़ दूं, क्योंकि मुझे आवाज आने और जाने की आ रही है। ठीक है
सबसे मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने एक साउंड की आवाज निकाली, ठीक है। अगर मुझे 20 बैंग्स की आवाज आ रही है, एक सेकंड मैं निकालता हूँ। अगर सपोज करो मुझे 20 टाइम बैंग करने पे 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है? एक सेकंड गाइस, मेरा नेट स्टेबल काम कर रहा है, ठीक है। बताओ, x6/20, तो मुझे इससे एक का पता चल जाएगा कि एक वेव कितना टाइम ले रही है ट्रेवल करने में, ठीक है। 0.3 आंसर आना चाहिए इसका, 0.3 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये एक वेव है जो कि जाती है और फिर वापस आती है, जा रही है फिर वापस आ रही है। अब मैं इस वेव को डिवाइड बाय टू करूंगा। वजह क्या है कि भाई वो पहले गई और फिर वो वापस आई, तो मुझे सिर्फ जाने का डिस्टेंस चाहिए, सिर्फ एक तरफ का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसे डिवाइड बाय टू कर दिया, जिससे मेरे पास टाइम आ गया 0.15 सेकेंड्स, ठीक है। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही, रुको मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, और से समझो। मैं जरा सारी एक्सप्लेनेशन फिलहाल के लिए हटाता हूँ। इधर देखो, चलो। अब हो क्या रहा है कि भाई जो मेरी साउंड वेव है ना, गौर से सुनना एवरीवन। जो पर्सन ए है उसने ब्रिक्स को 20 टाइम्स बैंग किया, ठीक है, 20 टाइम्स। और पर्सन बी ने टाइम नोट किया 6 सेकेंड्स का, 6 सेकेंड्स का, ठीक है। अब मुझे देखना है कि भाई एक, ये 20 टाइम्स की टोटल है, मुझे चाहिए कि भाई एक वेव को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर 20 बैंग्स को 6 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो बताओ वन बैंक को कितना लगेगा, एक्स कर लो। सिंपली आप क्रॉस करो। इसे वैसे डिवाइड भी करते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 6 डिवाइड बाई 20 किया तो मेरे पास आंसर आता है 0.3 सेकेंड्स। मतलब कि एक वेव ना जाती है और फिर वो वापस आती है कितने टाइम में, 0.3 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ एक तरफ का डिफरेंस चाहिए, कि मतलब कि सिर्फ जाने का, ये सिर्फ जाने का डिस्टेंस चाहिए, कि साउंड जा कितनी देर में रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास साउंड आ जा रहा है, दो तरफ का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मैंने इसको भी डिवाइड बाई टू कर दिया, ठीक है। इसको डिवाइड बाई टू किया तो मेरे पास आंसर आता है 0.15। ये क्या है, 0.15 क्या है, यानी साउंड को एक तरफ जाने का कितना टाइम लगा, 50 मीटर्स कवर करने के लिए साउंड को टाइम लगा 0.15 सेकेंड्स का, ठीक है। ये मुझे टाइम मिल गया, डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी है। मैं सिंपली फॉर्मूला लगाता हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास 50 मीटर्स का है, टाइम मेरे पास 0.15 सेकेंड्स का है, ठीक है, 0.15 सेकेंड्स का। मेरे पास आंसर इसका क्या आता है, 333 आना चाहिए था। 333 मीटर्स पर सेकेंड का आ रहा है, ठीक है भाई। ये आप घर पे भी कर सकते हो अपने किसी सिबलिंग के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आपको जब हमने ये वाली चीज देख ली ना, तो आपको एक छोटी सी चीज और बतानी है। वो क्या है, वो हमारे पास दोबारा मैं अल्ट्रासाउंड पे आता हूँ। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड, वेयर इज अल्ट्रासाउंड, या हियर इज अल्ट्रासाउंड। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ। ओके, हम एक पेज और ऐड करेंगे इस पे, ऐड पेज। अच्छा, इसके लिए ना हमारे पास हमने दो यूजेस सीख लिया है। पहला यूज मेडिकल स्कैनिंग, दूसरा यूज क्या है, ज्वेलरी क्लीनिंग, ठीक है। ये दो क्लियर है आपको, ठीक है। हमारे पास एक तीसरा यूज है, वो तीसरा यूज ना शिप्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं सोनार, ठीक है। नंबर 3, सोनार, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, सपोज करो ये ना सी वाले यूज करता है। अब मैं सी में हूँ, ठीक है। मेरी ये बोट है, ये मेरी बोट है, बहुत बड़ी बोट है, ठीक है। ये मेरी बोट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं ना एक अल्ट्रासाउंड वेव ट्रांसमिट करूंगा। मुझे जमीन तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। सपोज करें सी में हूँ और मुझे देखना है कि जमीन कितना नीचे है भाई मेरे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक अल्ट्रासाउंड वेव ढूंढता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हमारे पास ये, जब मैं आपको ये बता रहा था मेडिकल स्कैनिंग का, तो बताऊँ क्या होता है।
जहां पे वेव खाली होती है, हमारे पास इमेजरी बनती कैसे है भाई? अगर कोई भी इमेज बनानी है, हमें इमेज बन कैसे रही है? होता क्या है कि समझो कुछ जगहों पे, अब सम एक सेकंड, हमारा ऑर्गन एग्जैक्टली गोल तो होता नहीं है, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा अजीब सही बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, नहीं, अभी भी अच्छा नहीं बना। सपोज करो ये मेरा ऑर्गन है कुछ, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे अगर मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ, वेव जो आ रही है वो ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे आती है, वो इस जगह से टकराती है और वो इसी जगह से वापस चली जाती है ऐसे करके, ठीक है। कुछ जगह पे वेव थोड़ा आगे तक जाएगी क्योंकि वहां पे खाली जगह है, तो वो दोबारा ऐसे आ रही है, यहाँ आगे तक गई, यहाँ तक ट्रेवल किया उसने, और अब वो वापस जा रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जहाँ पे हॉलो जगह है, जहाँ पे कुछ नहीं है, तो वेव आगे तक जा रही है, और जहाँ पे कोई ऑर्गन ऑलरेडी आ गया तो वेव वहां से रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। देखो यहाँ पे वेव यहाँ तक आती है और फिर वापस चली जाती है, लेकिन यहाँ पे वेव यहाँ तक आ रही है और फिर वापस जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास इमेजरी बनती है, ठीक है। तो हमारे पास ना ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, जो हमारे पास सबमरीन के लोग हो गए या जो शिप चला रहे हैं, वो लोग डिस्टेंस निकालते हैं जमीन का, ठीक है, जमीन का डिस्टेंस निकालते हैं। बेसिकली सपोज करो ये मेरा समंदर है, ये मेरा सी है, सी, और ये मेरा सी का फ्लोर है, ठीक है, ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर, ये मेरा ओशन फ्लोर है, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई जैसे ही मैंने अपना अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर ऑन किया, तो ना साउंड वेव जाएगी और अल्ट्रासाउंड वेव जाएगी, वो गई और फिर वो वापस आ गई, वो वापस आ गई, और मैंने उसका टाइम निकाल लिया। तो मुझे क्या पता चलता है, उससे मुझे उसकी डेप्थ पता चलती है, कि टोटल डेप्थ पता चल गई, ये मुझे डेप्थ पता चलती है। इसका ना क्वेश्चन आता है, वो कुछ इस तरीके से आता है, मैं थोड़ी सी चीजें लिख दूं पहले ताकि समझ आ जाए। टाइम टू रिटर्न इज इक्वल्स टू टी, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू वी, एंड फाइनली हमारे पास फॉर्मूला कुछ इसका ही है, स्पीड इज इक्वल्स टू 2D/T। अब 2D क्या है भाई, हमारे पास इसका ना क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आता है कि एग्जामिनर आपसे बोलता है कि भाई उसने आपको अल्ट्रासाउंड वेव की आपको बता दिया कि भाई अल्ट्रासाउंड की स्पीड ये है, उसकी स्पीड कुछ ये है, और टोटल टाइम ना, जैसे ही बंदे ने अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर ऑन किया, उससे वो वेव वापस मिली इतने टाइम पे, सपोज करो 20 सेकेंड्स में से वेव वापस आ रही है, 20 सेकेंड्स में आ रही है। बताओ कि ओशन फ्लोर कितना दूर है, ओशन फ्लोर कितना दूर है, ठीक है। स्पीड में अभी ले लेता हूँ, अभी के लिए सपोज कर लेता हूँ, चलो 400 मीटर्स पर सेकेंड है, 400 मीटर्स पर सेकेंड है, बहुत अनरियल वैल्यू है लेकिन समझ लो, ठीक है। और उसे टाइम दिया 20 सेकेंड्स का, कि भाई 20 सेकेंड्स में हमारी जो वेव है ना, वो गई नीचे और फिर वो वापस आ रही है, इतना डिस्टेंस कवर करिए, 2 बार का डिस्टेंस कवर करिए टोटल, ठीक है। तो आप मुझे बता दो कि हमारा ओशन जो है कितना, जो ओशन फ्लोर है कितना नीचे है, टोटल डेप्थ कितनी है। तो आप क्या करते हो, देखो हमारे पास वेव पहले एक बार एक डिस्टेंस कवर किया उसने, और फिर वो वापस आ रही है, तो दो डिस्टेंसेस कवर कर रही है, दो, ठीक है। सपोज करो ये 50 मीटर का है, तो 50 मीटर वो नीचे जाती है, फिर 50 मीटर वो ऊपर आती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है उसका, 100 मीटर्स का कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये देखते हुए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, और ये जो 100 मीटर्स हैं, टोटल 100 मीटर्स कितनी देर में हो रहे हैं, 20 सेकेंड्स के अंदर, 100 मीटर कितने देर में हो रहे हैं, 20 सेकेंड्स के अंदर। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, स्पीड उसने दी, एक सेकेंड, स्पीड उसने दी 400, ठीक है, और 2 × D, मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और टाइम उसे लगा 20 सेकेंड्स का, ठीक है। सिंपली आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 400 × 2D ठीक है। कितना आएगा, 800 आएगा, नहीं 8000 आएगा आई थिंक, 8000/2 तो मैं कहूँगा 2 × 4 4000, यानी मेरा 4000 मीटर्स नीचे है ये, ठीक है। अब मैंने बहुत अनरियल वैल्यूज लिए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिए हैं कि भाई ओशन फ्लोर जो है वो 4000 मीटर्स नीचे है, ठीक है, 4000 मीटर्स नीचे है। आई होप दिस इज क्लियर। इसका क्वेश्चन एग्जामिनर लाजमी पूछता है। अब वो ना इस क्वेश्चन में कुछ और चीजें भी घुसा सकता है। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई वेव जो थी ना, उसने बहुत बार वेव भेजी, और समझो 20 बार या 10 टाइम्स उसने वेव भेजी, एक बार वेव गई, फिर वापस आई, ठीक है, फिर गई, फिर वापस आई, और इस टोटल जो टोटल वेव्स आई गई वो 10 बार थी, 10 बार थी, ठीक है, 10 वेव्स गई, 10 वेव्स।
और उनका टाइम था 20 सेकेंड्स का, वो कोई भी टाइम दे सकता है आपको, ठीक है। अब आप बताओ, और अल्ट्रासाउंड की उसने आपको दे दी स्पीड की वैल्यू, ठीक है भाई, उसकी स्पीड ये है, अल्ट्रासाउंड की स्पीड ये है। आप मुझे बताओ ओशन कितना नीचे, डिस्टेंस कितना है। अब बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला घुसा देंगे, नहीं भाई। अब यहाँ पे ना बताऊं कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। पहले आपने सबसे पहले एक वेव का टाइम निकालना होगा, जो कि आप ये वाला एक्सपेरिमेंट देख के करते हो। जब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया ना, कि भाई 20 बार वो साउंड गया और वापस आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैं एक वेव निकालूंगा। एक वेव जब निकाल लूंगा, एक वेव के आने जाने का टाइम निकाला मैंने, ठीक है। एक वेव गई और फिर वो एक वेव वापस आई, मैंने उसका टोटल टाइम निकाल लिया। जब मुझे एक वेव का हो गया, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2D/T का, ठीक है। समझ आ गया। ये फॉर्मूला लाजमी यूज करना, देख लेना क्या करना है। आप इसको अपने तौर पे चेंज भी कर सकते हो। डिस्टेंस को अगर उसने डिस्टेंस दिया हुआ 100 मीटर्स का आने जाने का, तो आप 100/2 कर दो पहले ही, तो आपको एक तरफ का डिस्टेंस मिल जाएगा। आप इसे अपने तौर पे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऑनेस्टली मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक आसान फॉर्मूला है, याद कर लेना। आई होप दिस इज क्लियर। आज के लिए इतना ही है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है आज यहाँ पे।